हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। प्यारे बच्चों, अगर आप यूपी बोर्ड कक्षा 10 के छात्र हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया अयस्क समीकरण। और इस चैप्टर से हम लोग बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हम दो टाइप के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। पहला है लघु उत्तरीय प्रश्न और दूसरा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आता है और लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का आता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप यह वीडियो पूरा देखते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर पक्के कर सकते हैं मात्र एक वीडियो से। वीडियो को आप पूरा देखने की कोशिश करें। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठाएं और बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाएं। इसके साथ ही बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो चले बच्चों, आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। यहाँ पे बात हो रहा है संयोजन अभिक्रिया की, कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थ के अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। संयोजन अभिक्रिया का मतलब प्यारे बच्चों कि ऐसा अभिक्रिया जिसमें 2 और 2 से अधिक छोटे पदार्थों का क्या होता है, संयोजन होता है, यानी वो जुड़ जाते हैं और एक नया पदार्थ, एक नया उत्पाद बनाते हैं। ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थ के अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण की बात करें तो देखिए यहाँ पे 2Na+Cl2, यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन मिलकर 2NaCl यानी नमक का निर्माण करती है। ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तेल अयोवसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, और यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन को समझिए आप। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तेल अयोवसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, तेल अयोवसा युक्त खाद्य पदार्थ जो होते हैं इनको नाइट्रोजन से प्रभावित इसलिए किया जाता है क्योंकि ये पदार्थ जो होते हैं, खाद्य पदार्थ, ये वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्या करते हैं, अभिक्रिया कर लेते हैं, और अभिक्रिया करने से ये ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ऑक्सीकृत होने से ये क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं, है ना। तो इन खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए, इनको स्वादिष्ट बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों का लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है, इसलिए इसमें नाइट्रोजन गैस मिलाया जाता है। आपने दुकान से चिप्स के पैकेट लिए होंगे, उसमें देखा होगा कि वो खाद्य पदार्थ जो चिप्स होता है वो काफ़ी लंबे समय का बना होता है, लेकिन फिर भी वो स्वादिष्ट और सुरक्षित होता है। तो प्यारे बच्चों, उस पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी होती है, इस वजह से आपका जो खाद्य पदार्थ है वो सुरक्षित रहता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि तेल अयोवसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। प्यारे बच्चों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगर आप इस प्रश्न को याद कर लेते हैं तो हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन आ जाए। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर बार पूछा जाता है ये। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि मैग्नीशियम की अभिक्रियाशीलता अधिक होने के कारण यह वायुमंडलीय ऑक्सीजन तथा नमी से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड की एक अक्रिय परत बना लेती है। आपका जो मैग्नीशियम होता है ये बहुत अभिक्रियाशील तत्व है, और इसकी अभिक्रियाशीलता के कारण यह क्या करता है कि वायुमंडल में जो ऑक्सीजन और नमी उपस्थित होती है इससे क्रिया कर लेता है, और जितनी जल्दी यह क्रिया करता है उस हिसाब से यह मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। निर्माण करने के बाद में इसके ऊपर एक अक्रिय परत बन जाती है,
है ना। तो इस परत को साफ करने के लिए मैग्नीशियम धातु को जलाने से पूर्व इसे रेत पत्र से रगड़ा जाता है और जब यह साफ हो जाता है तब मैग्नीशियम धातु को जलाया जाता है। ठीक है, तो आई होप बच्चों आप समझ गए होंगे कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा प्राप्त उत्पाद में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होने पर समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। कहने का मतलब प्यारे बच्चों ये है कि अगर किसी अभिक्रिया में जितने अणु जितने परमाणु भाग लेते हैं उतने ही परमाणु उतने ही अणु अभिक्रिया के पश्चात होने चाहिए। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले अभिकारक होते हैं और तथा जो प्राप्त होने वाले उत्पाद होते हैं उन अभिकारक और उत्पाद में जो उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं उनकी संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जब दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर होगी तो इस समीकरण को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब ऐसा रासायनिक समीकरण से है जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद में परमाणु की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, और आपको याद भी हो गया होगा, है ना। चलिए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। बताइए भाई मनोज, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। तो लोहे की वस्तुओं पर पेंट करने से उसकी अभिक्रिया वायु में उपस्थित नमी व ऑक्सीजन से नहीं हो पाती है तथा जंग लगने से बच जाती है। अर्थात लोहे को जंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, लोहे पर पेंट करते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऐसा अभिक्रिया जिसमें किसी ठोस अविलेय पदार्थ अर्थात अवक्षेप का निर्माण होता है अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। ऐसा अभिक्रिया जिसमें किसी ठोस अविलेय पदार्थ अर्थात अवक्षेप का निर्माण होता है अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2। यहाँ पे देखिए आप Na2SO4 सोडियम सल्फेट का जब बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया होता है तो बेरियम सल्फेट बनता है और सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। तो यहाँ पे जो अविलेय ठोस पदार्थ का निर्माण हुआ है वो आपका क्या कहलाता है, अवक्षेपण कहलाता है। और इस प्रकार की जो अभिक्रिया है वो आपकी क्या कहलाती है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, चलिए बच्चों अब बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का आता है। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, उदाहरण सहित बताएं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकर्मक विघटित होकर 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है, जबकि संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक परस्पर मिलकर या संयोग करके एक उत्पाद निर्मित करते हैं। इस प्रकार दोनों अभिक्रियाएं एक दूसरे के विपरीत होती है। कहने का मतलब ये है बच्चों वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक अभिकर्मक जो होता है उसका विघटन हो जाता है, यानी उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण होता है। जबकि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया में 2 छोटे छोटे अभिकर्मक मिलकर एक बहुत बड़ा एक नया उत्पाद बनाते हैं, है ना। इसमें संयोजन होता है और उसमें विघटन होता है, यानी इसमें दोनों जुड़ते हैं और उसमें दोनों अलग होते हैं। और इस प्रकार अभिक्रिया करके एक संयोग करके एक उत्पाद निर्मित करते हैं
और इस प्रकार की दोनों अभिक्रियाएं एक दूसरे की विपरीत होती है, इसलिए वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। बात करें उदाहरण की, तो जब कार्बन तथा ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनता है। और वियोजन अभिक्रिया की बात करें तो जब CaO प्लस CO2 का अभिक्रिया होता है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की जब अभिक्रिया होती है तो CaCO3 बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको यह प्रश्न याद हो गया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन कह रहा है उपचयन तथा अपचयन को परिभाषित कीजिए। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। अगर आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो 100% गारंटी है कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। और इस वीडियो में जो भी प्रश्न आपको बताया जा रहा है, अगर केवल आप उन्हीं प्रश्नों को तैयार करके जाते हैं तो ये मैं गारंटी लेता हूँ कि इनमें से कोई भी अगर प्रश्न आ गया तो आप 100% करके आओगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं उपचयन तथा अपचयन को परिभाषित कीजिए। तो उपचयन की बात करें तो उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग होता है, उपचयन या ऑक्सीकरण कहलाती है। अर्थात ऐसा अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का क्या हो, संयोग हो, यानी उसमें ऑक्सीजन जुड़े, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उपचयन या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो देखिए यहाँ पे 2CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में एक और ऑक्सीजन का अणु जुड़ रहा है O2, तो इससे क्या बनेगा, 2CO2 बनेगा। क्या बनेगा, 2CO2 बनेगा। बच्चों माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे केवल CO2 प्लस O2 है ना, CO2 प्लस O2 है, तो क्या हो जाएगा, 2CO2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे केवल CO2 प्लस O2 है। ठीक है, चलिए अब बात करें अपचयन अभिक्रिया की, तो वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की क्या हो जाए, कमी हो जाए, उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ये है बच्चों कि उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है और अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन हटता है ना। उदाहरण की बात करें तो देखिए कॉपर ऑक्साइड में जब H2 यानी हाइड्रोजन का क्रिया होता है या हाइड्रोजन जुड़ता है तो क्या बनता है, Cu प्लस H2O बनता है। यहाँ देखिए आप Cu से ऑक्सीजन को हटा दिया गया, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन की यहाँ क्या हो गई, कमी हो गई, है ना। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसको भी आपकी डाउट और क्लियर को झट से सोल्व कर देंगे, है ना। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि योगात्मक अभिक्रिया तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया को एक एक उदाहरण द्वारा समझाएं। आपको बताना है कि योगात्मक अभिक्रिया क्या होता है तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। तो बच्चों योगात्मक अभिक्रिया जो होता है वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, अर्थात योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। योगात्मक अभिक्रिया का मतलब बच्चों संयोजन अभिक्रिया से ही है, ये दोनों एक ही अभिक्रिया है ना। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक संयोग करके एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया या फिर योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण की बात करें तो NH3 प्लस HCl क्या मिलकर बना, NH4Cl। यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, योगात्मक अभिक्रिया या फिर संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, प्रतिस्थापन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व के यौगिक उस तत्व के
परमाणु को विस्थापित कर स्वयं का स्थान ग्रहण कर लेता है। अर्थात वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक को उसके परमाणुओं से विस्थापित कर देता है और स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों, जिस प्रकार से एक बलवान आदमी एक कमज़ोर आदमी को उठा के फेंक देता है और उसका जगह ले लेता है, उसी प्रकार से यह अभिक्रिया है। यह अभिक्रिया क्या करता है कि जो कमज़ोर तत्व होता है उसको हटा देता है और उसके जगह जाकर अपना स्थान ग्रहण कर लेता है ना, अपने आप को बैठा देता है। उसी प्रकार इस उदाहरण को समझिए आप। Fe+CuSO4 आयरन को जब कॉपर सल्फेट से क्रिया कराया जाता है तो आयरन एक बलवान आदमी है और Cu जो कॉपर है वो कमज़ोर है बेचारा। तो आयरन क्या करता है, कॉपर को उठा के फेंक देता है और सल्फेट के साथ में खड़ा हो जाता है। तो क्या बन जाता है, आयरन सल्फेट FeSO4 और Cu बन जाता है ना। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाएगी बच्चों, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। किसी को उसकी स्थान से फेंक देना प्रतिस्थापन कहलाता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। आ गया ना। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छे प्रश्न हैं इसमें। अगर आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखते हैं तो आप सभी प्रश्नों को याद कर लेंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन क्या है, जब लोहे की कील को, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे कील थोड़ा प्रिंटिंग सही नहीं किया, कील है ना। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। चलिए भैया बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या कह रहा है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। वाह भाई, क्या क्वेश्चन है। लोहा जो होता है कॉपर की अपेक्षा अधिक सक्रिय धातु है। अभी हमने उस उदाहरण में बात किया बच्चों, ऊपर देख रहे हैं आप, Fe+CuSO4 यानी FeSO4 + Cu है ना। क्या समझे आप, लोहा जो होता है बहुत अधिक बलवान आदमी है ना। किससे, कॉपर से। तो लोहा क्या करता है, कॉपर को उठा के फेंक देता है और अपने आप को उस जगह पे बैठा देता है ना। तो लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक सक्रिय धातु है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो लोहा क्या करता है, कॉपर को विलयन से विस्थापित कर देता है यानी उठा के फेंक देता है, तथा आयरन सल्फेट विलयन बनाता है जिसका रंग क्या होता है, हरा होता है। इसलिए विलयन का रंग नीले से बदलकर हरा हो जाता है। कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है वो नीला होता है। जब उसमें हम आयरन यानी लोहे की कील को डुबोते हैं तो लोहा आयरन जो होता है वो क्या करता है, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है और खुद उसकी जगह बैठकर आयरन सल्फेट विलयन बनाता है और इस विलयन का रंग क्या होता है, हरा होता है। तो इसका समीकरण क्या होगा, Fe+CuSO4 FeSO4 + Cu। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, जब लोहे की कील को हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्या हो जाता है, हरा हो जाता है, बदल जाता है ना। कॉपर सल्फेट का विलयन नीला होता है और जब उसमें आयरन की कील डाली जाती है तो विलयन का रंग बदलकर हरा हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया आपको। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या होता है जब सोडियम सल्फेट विलयन को बेरियम क्लोराइड विलयन से मिलाया जाता है। उपयुक्त अभिक्रिया की समीकरण भी लिखिए। ठीक है, अब समझिए बात। सोडियम सल्फेट का विलयन जो होता है Na2SO4, जब इसको हम बेरियम क्लोराइड BaCl2 के साथ में मिलाते हैं तो क्या होता है, तो जब सोडियम सल्फेट के विलयन को बेरियम क्लोराइड के विलयन में मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप बनता है। किसका सफ़ेद अवक्षेप बनता है, बेरियम सल्फेट का, बेरियम सल्फेट का क्या बनता है, सफ़ेद अवक्षेप बनता है। सोडियम क्लोराइड अन्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है जो विलयन में शेष रह जाता है
और इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है बच्चों, वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? हाँ, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। बिल्कुल सही। तो क्या होता है, जब सोडियम सल्फेट विलयन को बेरियम क्लोराइड विलयन में मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है और सोडियम क्लोराइड अन्य उत्पाद के रूप में शेष रह जाता है, जो विलयन में क्या होता है, उपस्थित होता है। और इसकी जो समीकरण है वो क्या होगा, Na2SO4 प्लस BaCl2 यानी BaSO4 प्लस 2NaCl, है ना। तो बच्चों क्या उम्मीद करता हूँ समझ में आया आप लोगों को जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऊष्माक्षेपी अयो ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए, है ना। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। हाँ, तो बच्चों हम बात कर रहे हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में। क्या होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ क्या होता है, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, यानी उसमें ऊर्जा मिलती है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो CH4 प्लस 2O2 CO2 प्लस 2H2 प्लस ऊष्मा। जब मीथेन को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जल तथा ऊष्मा भी प्राप्त होती है। CH4 प्लस 2O2 CO2 प्लस 2H2O प्लस ऊष्मा। ठीक है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया हुई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसमें क्या प्राप्त होता है, उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी प्राप्त होती है। ठीक है, अब बात करते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया की। तो जिन रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या होता है और ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो Na2 प्लस O2 2Na प्लस ऊष्मा। इस अभिक्रिया में आपका क्या हुआ, ऊष्मा का अवशोषण हुआ। ठीक है, चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है जो हमारे शरीर को कार्य करने की शक्ति प्रदान करती है। इस कारण श्वसन क्रिया का जो समीकरण है वो निम्नवत व्यक्त किया जा सकता है, यानी C6H12O6 प्लस 6O2 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। ये आपका श्वसन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें भी हमें क्या होता है, ऊष्मा प्राप्त होती है। इस वजह से श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो प्यारे बच्चों, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है रेडॉक्स अभिक्रिया या फिर अपचयन उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब इसमें दोनों काम होगा। जी हाँ बच्चों, इसमें दोनों काम होगा। कौन कौन से दोनों काम होंगे, एक तो अपचयन और एक उपचयन। तो इस हिसाब से वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकर्मक में तो क्या होना चाहिए, एक अभिकारक में क्या होना चाहिए, ऑक्सीकरण, और दूसरे अभिकारक में क्या होता है, अपचयन होता है ना। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन तथा ऑक्सीकरण दोनों साथ में होता है उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, या फिर अपचयन तथा उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो CuO प्लस H2 कॉपर ऑक्साइड को जब जल हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराया जाता है तो Cu प्लस H2 बनता है। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे जो Cu है, Cu जिसे हम कॉपर ऑक्साइड कहते हैं,
यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हुई और जबकि जो H2 है आपका यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, यानी यहाँ पे अपचयन और उपचयन दोनों हुआ। इस हिसाब से इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहेंगे हम? रेडॉक्स अभिक्रिया या फिर अपचयन तथा उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए बच्चों बात करते हैं अगले क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं का संतुलित समीकरण लिखिए। पहला दिया है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे हम क्या कहते हैं? H2SO4। और जब यह दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोजन को विस्थापित करके ZnSO4 जिंक सल्फेट प्राप्त होता है। तो इसका अभिक्रिया का जो संतुलित समीकरण होगा वो क्या होगा? Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। तो जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ यानी Al एल्यूमिनियम के साथ में जब अभिक्रिया करता है तो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है? एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड बनाता है। जैसे 2Al प्लस 6HCl 2AlCl3 प्लस 3H2। और इस प्रकार इस अभिक्रिया का जो संतुलित समीकरण होगा वो क्या होगा? 2Al प्लस 6HCl 2ACl3 प्लस 3H2। ठीक है, चलिए बच्चों अब बात करते हैं लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। संक्षारण क्या होता है? और बी है विकृत गंधिता क्या होता है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं संक्षारण के बारे में। तो संक्षारण वह प्रक्रिया है जिसमें धातु नमी तथा वायु से धीरे धीरे अभिक्रिया के द्वारा नष्ट होती जाती है, संक्षारण कहलाती है। अर्थात वह अभिक्रिया या वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी धातु वायु में उपस्थित नमी तथा ऑक्सीजन से क्रिया करके धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, उस पर जंग लग जाता है। इस प्रकार की जो प्रक्रिया है, जो अभिक्रिया है, उसे हम संक्षारण कहते हैं। सामान्यतः यह एक विनाशकारी प्रक्रम होता है क्योंकि इसमें धातु जो होता है वो नष्ट हो जाती है। उदाहरण की बात करें तो चांदी का काला होना 2Ag प्लस H2S Ag2S प्लस H2O। तो H2 2Ag प्लस H2S Ag2S प्लस H2 चांदी का काला होना ये आपका क्या है? संक्षारण है। ठीक है, और लोहे पे जंग लगना ये भी आपका संक्षारण है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं विकृत गंधिता की। तो विकृत गंधिता खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल तथा वसा के उपचयन के कारण खाद्य पदार्थों के स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं और यह प्रक्रिया विकृत गंधिता कहलाती है। प्यारे बच्चों, विकृत गंधिता जो होती है यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खाद्य पदार्थ जो होते हैं, जो तेलीय तथा वसीय खाद्य पदार्थ होते हैं, ये उपचयन के कारण क्या होता है? इनका स्वाद बदल जाता है, इनकी गंध बदल जाती है। इसलिए इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो तले हुए आलू के चिप्स, पापड़ आदि कुछ घंटे या दिनों के बाद बदली हुई गंध व स्वाद उत्पन्न करते हैं। पापड़ या चिप्स जो होता है अगर कुछ दिन बाद उन्हें खाया जाए तो उनके स्वाद और गंध में बहुत फर्क मिलेगा, बहुत बदलाव मिलेगा। तो इस प्रकार की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विकृत गंधिता कहलाती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने कक्षा 10 विषय विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे, उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लिए। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखते हैं तो फिर मैं कह रहा हूं बच्चों, आप 100% बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों के अलावा आपके बोर्ड एग्ज़ाम में और कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा।
ठीक है। और इसके साथ ही प्यारे बच्चों एक छोटा सा टॉपिक और बचता है आपका कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो इस पर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं। आप उस वीडियो को देखेंगे तो उस वीडियो में आपका डर खुल जाएगा और कोई भी रासायनिक समीकरण होगा आप उसे तुरंत चुटकी बजाते संतुलित कर लेंगे। ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो। और हाँ प्यारे बच्चों सबसे ज़रूरी बात, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ने में व्यस्त रहें। थैंक यू वेरी मच।